हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के संदर्भ में, और उसमें पढ़ा था हमने उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारे सामने कुछ हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ें सामान्य सी होती हैं। पहला, उनकी अवस्था कौन सी है, वो किस अवस्था में रहता है। ठीक है, तो सबके लिए सेम होता है। फिजिकल स्टेट दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो इंटरेक्शन पे, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। जो जैसे हमने कोई दो एल्डिहाइड ले लिए इनके, या एक एल्डिहाइड ले लिया, इसके मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो ये टाइटली ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटरेक्ट मतलब इनमें इंटरेक्शन कैसा हो, अट्रैक्शन टाइप हो, और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं किसी वजह से, ठीक है, तो सॉलिड या लिक्विड की तरफ चल जाएंगे, सॉलिड या लिक्विड की तरफ, और नहीं तो गैस रिंग। ठीक है, दूसरा आता है इसमें मॉलिक्यूलर वेट। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, जो फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर लेती हैं। ठीक, तो जो लोअर मेंबर रहते हैं वो जनरली क्या होंगे, गैस या लिक्विड रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज फॉर्मेल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, गैस होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, हमारे पास HC⋯OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं HCHO। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट और जो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन होंगे उनसे कम होगा, क्योंकि पहला मेंबर है। लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। देखो कलर तो क्यों नहीं आ रहा है, कलर आता है किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब क्योंकि वैलेंसीज पूरी हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कलर होगा नहीं। तो जनरली ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड कलरलेस होते हैं। वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटाइल को हिंदी में बोलते हैं वाष्पशील। ठीक है, वाष्पशील मतलब जैसे हम इसे बाहर छोड़ें तो ये अपने आप ही क्या बन जाए, भाप बन जाए। तो वॉलेटाइल नेचर किसके कारण आता है, देखो ये दो मॉलिक्यूल, फिर वही बात आ रही है ना इंटरेक्शन की। अगर ये दोनों ज़्यादा इंटरेक्ट हैं तो ये दोनों आपस में टाइटली जुड़े रहेंगे। ठीक है, जब ये टाइटली जुड़े रहेंगे तो ये आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। पर यदि ये बंधे हुए नहीं हैं आपस में तो क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में दूर दूर हो जाएंगे और आसानी से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होता है, इसलिए कैसे होता है, वोलेटाइल नेचर के होता है। ठीक है, और आगे बात आ जाती है हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉलिड। तो ये सॉलिड क्यों हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट के कारण। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है इसीलिए वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, भारी चीज़ होती है ना। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। जो फिजिकल स्टेट है उसमें मैंने बताया कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट। अगला पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे। जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। क्योंकि दो चीज़ें अगर जो आपस में जुड़ी हुई हैं,
दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं किसी रीज़न से, ठीक है, मैंने बोल दिया ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं किसी रीज़न से। अब रीज़न क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो ये दोनों आपस में जुड़े हैं। ठीक है, इन दोनों को अब बॉयल करना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा, ऐसे बोल लिख सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बीपी। ठीक है, और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू किसके, हायर मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऊपर हमने पढ़ा था फिजिकल स्टेट में सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही ज़्यादा होगा किससे, लिक्विड और गैस से। ठीक है, तो हायर क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर वेट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी हाई हो जाता है। तो अब यहाँ पे से थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। जो एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन से अधिक अपने आप ही हुआ, कोई हाइड्रोकार्बन हमारे पास इस टाइप से है, ठीक है, एथेन, और एथेन तो गैस होता है, और ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड, ये लिक्विड है। ठीक, तो ये दोनों अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, एसीटोन, ये एल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का या एसीटोन का। फिर उसका अगला, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, तुलनात्मक जो अणुसूत्र वाले ईथर और हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे ज़्यादा इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो इससे तो हम समझ गए कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। दूसरे वाले में ईथर की बात करें तो ये ईथर है हमारे पास, ठीक है, और ये एसीटोन है हमारे पास, ये एसिटाल्डिहाइड हुई। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, एसिटाल्डिहाइड का। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है ना वो ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा हो जाता है, देखो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें जो ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक डाइपोल क्रिएट करता है। ठीक है, इस डाइपोल के बनने के कारण जो इसका अगला मॉलिक्यूल आएगा, मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिख दूं कि कुछ इस तरीके से, तो क्या होने वाला है, जो ये नेगेटिव पार्ट है वो इस पॉजिटिव पार्ट में एक अट्रैक्शन दिखाएगा ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाइपोल 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 इंटरेक्शन। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जिस कारण क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज वीक इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन अराइजेज इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, आगे लिखता है, ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अल्कोहल होता है वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है किससे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने अभी कहा कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यह हमारे पास किस्सा था किसका, फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट का। अगला आता है सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है किसमें, देखो सॉल्युबिलिटी दो जगह देखते हैं हम। एक तो सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम आपका पोलर सॉल्वेंट्स में, दूसरा देखते हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी किस टाइप से हो जाती है, तो उस सॉल्युबिलिटी के लिए पहले तो सॉल्युबिलिटी लॉ याद रखना है, क्या है, लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, समान समान को घुलता है, जिसका नेचर जैसे हम बोल दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो वो घुलेगा। ठीक है, अगर जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर नेचर का होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में भी घुल जाएगा। पोलर सॉल्वेंट जैसे H2, HCl, ठीक है, इनमें घुल जाएगा। ठीक हो गया। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहले तो हमने देख दी कि पोलर नेचर, दूसरा अगर जो मॉलिक्यूल में पोलर नेचर है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो अगला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब एल्डिहाइड कीटोन के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें समझ सकते हैं कि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ठीक, तो ऊपर लिखा भी है लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कीटोन्स लाइक मेथेनॉल, ethanol and propanone are miscible with water in all proportions because they form hydrogen bond with water। ठीक है, जो क्या होता है लोअर मेंबर होता है एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे हमने एसीटोन ले लिया तो अभी कहा मैंने कि पोलर नेचर होता है ना। ठीक, इस पोलर नेचर के कारण ये क्या करता है, पानी के साथ और या वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, या इसका दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लिख दें, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं पानी के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो पानी में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि ये जो पोलरिटी होती है ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की जो पोलरिटी है ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, जिस कारण जो हायर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन डिक्रीजेज। ठीक है, तो एल्काइल चेन बढ़ने के साथ साथ एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। रीज़न क्या है कि जो पोलर नेचर है कार्बोनिल ग्रुप का वो कम होने लग जाता है। ठीक, और जो मैं शुरू में कहा था कि ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो घुल ही जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी सॉल्युबिलिटी की। अगर जो हम बोलें कि सॉल्युबिलिटी चेक करनी है वाटर में, हम बोलें कि ये हमारे पास है मेथेनॉल और ये हमारे पास है मिथेनॉल, इन दोनों में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा पानी में, तो हमें सीधा पता है कि अल्कोहल क्या करते हैं, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। और अगर जो मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई ईथर भी आ जाता है तो इनमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर।
ठीक है। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर मतलब स्मेल, इसकी गंध कैसी होती है, तो जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं इनकी बहुत तेज गंध होती है, और उसके लिए लिख देते हैं हम सार पंजेंट स्मेल, ठीक है। और बाकी जो कीटोन्स होते हैं, तो कीटोन्स को आपने देखा होगा जो हमारे पास थिनर आते हैं, ठीक है। तो थिनर की या हाँ, थिनर की जैसे आपने गंध सूंघी होगी, तो वो कीटोन्स होते हैं सारे, ठीक है। और परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह हमारे पास क्या होते हैं, कीटोन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं इनकी क्या इनकी गंध कैसी होती है, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं प्लीजेंट, ठीक। तो इतनी कहानी तो थी हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू।